अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत के साथ होंगे और आप भी तमाम हालात का बगौर जायज़ा ले रही होंगे। इनमें ख़ास तौर पे कराची में होने वाला मेयर का चुनाव है, जिसमें जमात इस्लामी को शिकस्त फाश हुई है, जो आज के दिन पूरे पाकिस्तान में यौम स्याह मना रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक फतह हुई है, जिस पे वो बरमला जश्न मना रहे हैं। एक तीसरा फ्रीक भी है, ना वो जीता है ना वो हारा है, और वो अब्दुल्ला दीवाना बना हुआ है। हम तीनों फ्रीकैन और फिर ये इलेक्शन के मुतल्लिक थोड़ी सी बात करेंगे। पहली बात तो कराची एक बहुत पेचीदा शहर है, दुनिया का छठा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है और मेट्रोपॉलिटन है, पाकिस्तान की माशी हब है। पाकिस्तान में से बहुत बड़ी तादाद बेरोज़गारों की इस शहर में जाती है, रोज़गार हासिल करती है, अपना पेट पालती है और अपने ख़ानदानों की बका का बंदोबस्त करती है। इसी तरह कराची तमाम छोटी कौमियतों का सबसे बड़ा शहर है और ये एक मिनी पाकिस्तान कहलाता है, इसी हवाले से कि वहाँ पे 72 से ज़्यादा कौमियतें मौजूद हैं। और फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा तजारती मरकज़ है और इस हवाले से कराची में होने वाली कोई भी सियासी इंतज़ामी हरकत, कोई तब्दीली बड़े मायने रखती है। मैं समझता हूँ कि कराची जो एक ज़माने में रोशनियों का शहर कहलाता था, उसको तारीकियों का शहर बनाने की जो साजिश की गई, उसके महरक़ात भी हमें देखने पड़े। पाकिस्तान के अंदर जमहूरी अमल कोई इतना सीधा साधा नहीं है। मसलन इलेक्शन जो होते हैं खासे मशकूक होते हैं। पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन में लाजमी नहीं कि जिसको आप वोट दें, जिसको अक्सरियत वोट दे वही जीते और जिसकी मकबूलियत हो वही इक़्तिदार संभाले। लेकिन उसके साथ ही कुछ और ख़ुसूसी बंदोबस्त भी हैं। मसलन अगर हम बलूचिस्तान को देखें तो बलूचिस्तान में ऐसा सियासी अमल भी नहीं होता जैसे पूरे पाकिस्तान में हो रहा होता है। वहाँ पे जो मारूफ सियासी जमातें हैं, जो नज़रियाती सियासी जमातें हैं, जिनके एक जद्दोजहद है, जिनके एक तारीख़ है, जिनका एक विज़न है, आम तौर पे सियासी अमल में उनको बेबस कर दिया जाता है और वहाँ पे ऐसी सियासी क़ुव्वतों को टेस्ट ट्यूब बेबी के तौर पे पैदा किया जाता है या उभारा जाता है, जिनका आम तौर पे सोसाइटी में कोई वजूद नहीं होता, कोई सियासी अमल में वो पहले से मौजूद नहीं होते, उनकी कोई खिदमात नहीं होती, उनका कोई विज़न नहीं होता, उनके कोई नज़रियात नहीं होते। लेकिन ये मसलसल हो रहा है बलूचिस्तान में और कश्मीर में भी। उसकी क़यादत का, उसकी सियासत का फ़ैसला इस्लामाबाद में होता है और कराची में भी हम देखते हैं कि क्या हुआ 1977 के मार्शल के बाद कि वहाँ पे जमात इस्लामी को जिसने 1970 के इलेक्शन में कौमी असम्बली में एक नशिस्त हासिल की थी मगरबी पाकिस्तान में, यानी उसकी ये हैसियत थी। लेकिन 1970 के जो मरशला लगा उसमें वो बी टीम बनी ज़ियाउल हक की और फिर 79 का जो बल्दियाती इलेक्शन था, पूरे पाकिस्तान में जमात इस्लामी को कहीं खातिर खा कामयाबी नहीं हासिल हुई। लेकिन यहाँ पे अब्दुल सत्तार अफ़गानी को कराची का मेयर बना दिया गया और फिर एक दफ़ा नहीं बना, दूसरी दफ़ा भी बना और उसको बहुत ज़्यादा मराहत और फंड्स फराहम किए गए ताकि वो अपनी यहाँ पे समाजी और सियासी बुनियादें गहरी कर सकें। अब ये कराची को अगले अरसे में एक और भयानक मंजर देखना पड़ा जब एक फाशिस्ट मजहबी जमात के बाद एक लिसानी और नस्ली तासबात रखने वाली, कौमी तासबात रखने वाली MQM के सपोर्ट कराची के करोड़ों लोगों को कर दिया गया और फिर एक बड़ा तारीख दौर था जो सब ने देखा और 3 दफ़ा ही मेयर MQM का यहाँ पे बना, तमाम वसाइल पे काबज़ रहे, मुलाजमतों पे, यहाँ की जो स्याह सफ़ेद है उसका फ़ैसला उन्होंने किया और ये करवाया गया
اور یہ حاکمیت کسی سے اب ڈھکی چھپی بات نہیں کہ MQM کا ابھار کیسے ہوا، اس کو طاقت کیسے ملی. تو بالکل ویسا ہی سلوک کراچی کے ساتھ کیا گیا جو بلوچستان کے ساتھ کیا جاتا ہے ابھی تک، یا کشمیر کے ساتھ کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ اگر ہم سیاسی رزلٹس دیکھیں 1970 کے الیکشن میں، جب پاکستان پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان میں ایک کامیابی حاصل کی تھی، بطور خاص 2 صوبوں میں، کیونکہ صوبہ سرحد اور بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی وجود نہیں تھا، تو پنجاب میں بہت بڑی پارٹی بن کے ابھری اور سندھ میں بھی بڑی پارٹی بنی، لیکن پنجاب کی نسبت کم نشستیں حاصل کی اس نے، یعنی وہ تناسب کم رہا. لیکن کراچی میں تو یہ ہوا کہ صرف ایک نشست پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی، اور پھر 77 کا الیکشن، 77 کا الیکشن جس میں پیپلز پارٹی نے پورے پاکستان میں 150 زیادہ سیٹیں جیتی تھیں، اس کو کراچی میں ایک ہی نشست ملی. اور اسی طرح 1990 کا الیکشن بھی، 1988 کا الیکشن، 1990 کا الیکشن 1-2 نشستوں والے وہ رہے. پہلی کامیابی پیپلز پارٹی کو 1993 میں ملی، جب یہاں پہ انہوں نے کراچی میں جو کل نشستوں میں سے 6 نشستیں حاصل کی، اور پھر اس کے بعد پھر 1-2 پہ وہ واپس آ گئے، اور 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے 5 نشستیں حاصل کی. لیکن بلدیاتی الیکشن ہمیشہ وہ ہارتے رہے. ابھی اس بلدیاتی الیکشن میں جو جنوری سے شروع ہوا اور جون میں میئر شپ کا چناؤ ہوا، اس میں خاصے تنازعات تھے، ڈیلیمیٹیشن کے تنازع تھے، ووٹر لسٹوں کے تنازع تھے. MQM کا ایک موقف تھا، MQM نے پراسرار انداز میں اپنے ان تمام اعتراضات کو ظاہر کرتے ہوئے الیکشن سے بائیکاٹ کیا، اور بہت سارے اور سیاسی قوتوں کے لیے راستے ہموار کیے. یہ ایک معنی خیز یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے. اور وہ تمام جو حصہ یا پورشن جس پہ MQM کا ووٹ بینک تھا یا یونین کونسلز تھی، وہ پھر کسی اور طرف اس کو موڑ دیا گیا. لیکن نتائج جو نکلے، اس نتائج میں بھی کراچی کے لوگوں نے، یا اس الیکشن کے نتائج کے طور پہ کوئی بھی پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی نہ بن سکی جو میئر شپ کے لیے کوالیفائی کرتے ہو. مطلب 373 کل نشستیں، 67 نشستیں میں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے 155 نشستیں حاصل کی، اور جماعت اسلامی نے 130 نشستیں حاصل کی، جبکہ PTI جو ابھی اقتدار سے نکلی تھی اس نے 63 نشستیں حاصل کی. پاکستان مسلم لیگ نون نے 14، اور JUI نے 4، اور TLP نے 1 نشست حاصل کی. تو اس حوالے سے کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے جس کو براہ راست جو ووٹ ملے، جس کا ٹرن اوور بھی بہت کم تھا، یعنی 87 لاکھ ووٹروں میں سے چند 1 لاکھ ووٹ اس الیکشن میں پڑے، بہت کم ٹرن اوور رہا تھا. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کوئی پارٹی اس حیثیت میں نہیں آ سکی، تب الائنس بنانے پڑے. ایک نیچرل الائنس پیپلز پارٹی کے پاس موجود تھا جو PDM کی شکل میں، جس میں نون لیگ اور JUI کی مدد اسے مل سکتی تھی، انہوں نے حاصل کی. تو وہی 173 ووٹ بنتے تھے اس طریقے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے حاصل کیے. اور وہ جماعت اسلامی جس نے الائنس بنایا تھا اپنے طور پہ PTI کے ساتھ، وہ اس لہر PTI کے لوگ اپنی قیادت کا کہنا نہ مانتے. لیکن یہاں پہ یہ ہوا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کا ساتھ بھی نہیں دیا، انہوں نے بائیکاٹ کیا، جس کو جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ بائیکاٹ نہیں کیا انہوں نے، بلکہ ان کو اغوا کیا گیا. اور یہ ایک ایسا الزام ہے جس کی تصدیق اور تردید کرنے کی ابھی تک تو کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے. آنے والے وقت میں شاید پتہ چلے کہ واقعتاً وہ اغوا تھا، اور نادیدہ قوتوں نے، طاقتور حلقوں نے پیپلز پارٹی کو جتانے کے لیے ایک میدان یا فضا سازگار کی. تو بہرحال جیسے تیسے پیپلز پارٹی جیت گئی، اور وہ اس سے تو بہت ایک بہتر پوزیشن ہے اس حوالے سے کہ وہاں پہ جماعت اسلامی جیتتی، ایک فاشسٹ پارٹی جیتتی. لیکن پیپلز پارٹی کی جیت عوامی بنیادوں پہ، یا وہ پرانے زمانے کی جو ایک روایت ہوا کرتی تھی محنت کش طبقے کی، ان بنیادوں پہ اس لیے نہیں
हो सकी कि पीपल्स पार्टी उन बुनियादों को ही छोड़ चुकी है, उससे लातल्की कर चुकी है। तो हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी का एक तरफ जश्न है, वो जीती है, ये दुरुस्त बात है, और दूसरी तरफ जमात इस्लामी का मातम है, ये भी दुरुस्त बात है। लेकिन तीसरा जो अब्दुल्ला दीवाने हैं, जो इस एक इंतखाबी कामयाबी को, बल्दियाती इलेक्शन की कामयाबी को, इस मेयरशिप के हसूल को रवायत के दोबारा जन्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा एक गैर दानिशमंदाना, गैर सियासी और अहमकाना नुक्ता निगाह कोई और नहीं हो सकता। किसी इलेक्शन के जीतने या हारने के साथ रवायत का बनना या ख़त्म होना नहीं होता, बल्कि वो नज़रियात होते हैं जिसकी बुनियाद पे मेहनत कश तबके का और पार्टियों का रिश्ता बनता है। जैसे 68-69 में पीपल्स पार्टी का मेहनत कश तबके के साथ एक रिश्ता बना था, और ये एक तासर एक लंबे अरसे तक कायम रहा। इसके बावजूद कि 72 में पीपल्स पार्टी ने लांडी कुरंगी में मज़दूरों का कत्लेआम करवाया, उसके बाद बहुत सारे और वाक़यात हुए। आदमजी शुगर मिल में मज़दूरों के साथ तशद्दुद किया गया, लाहौर में अब्दुर्रहमान का कत्ल हुआ, बहुत सारे मामलात हुए, बहुत सारी जगहों पे रियासती जबर को पीपल्स पार्टी ने मज़दूरों को दबाने के लिए, ट्रेड यूनियन को दबाने के लिए इस्तेमाल किया, और बहुत सारी धमकियाँ खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी ट्रेड यूनियन को दी, जो तारीख़ का हिस्सा हैं। तो उसके बावजूद भी मेहनत कश तबके का एक बड़ा हिस्सा माइल रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ उस वक्त तक, जब तक पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल सोशलिज़म के नज़रियात को तर्क नहीं कर दिया, जब खुले आम फिर सरमायादारी की वो अलमबरदार नहीं बन गई। और आज मंडी की मईशत पे पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है? पिछले हफ्ते जो आसफ़ अली ज़रदारी का जो इंटरव्यू है, जो उसने प्रेस के साथ बात की है और जिसमें उसने सरमायादारी की वजाहत और तशरीह की है, तो आज शायद कोई वेस्ट में ऐसे लोग हों जो इस किस्म की तशरीह करने की पोजीशन में हों, या अखलाकी तौर पे इस हैसियत में हों कि एक ऐसा निज़ाम जो पूरी दुनिया के लिए ज़िल्लत और रसवाई का बायस बन चुका है, जिसने पूरी दुनिया से हंसी छीन ली है, जिसने पूरी दुनिया से एक अच्छी बेहतर पुरसकून ज़िंदगी का ख्वाब छीन लिया है, उसकी तशरीह अगर कोई कर सकता था तो वो आसफ़ अली ज़रदारी था। तो वो पुरानी पीपल्स पार्टी के साथ उनका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है जो आज पीपल्स पार्टी जिस शक्ल में है, जिस नज़रियाती और सियासी हैसियत में है। तो अगर उन्होंने कोई नारा भी लगाया होता, उन्होंने कोई ऐसा झूठ भी बोला होता, तो फिर शायद ये अब्दुल्ला दीवाने चले ये कह सकते कि पिछले हफ्ते बिलावल ने या ज़रदारी ने मज़दूरों के लिए ये बात की थी, और या नेशनलाइजेशन की हमायत की थी, या डी नेशनलाइजेशन की मुखालफत की थी, या IMF के जो अटैक्स हैं यहाँ के मेहनत कश तबके पर, उनके ख़िलाफ़ बात की थी, या यहाँ पे जितना कॉन्ट्रैक्ट लेबर है पाकिस्तान में तो उसको मुस्तकिल करने का ऐलान किया था। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। इसलिए ये सारी ऐसी खामखा की बिल्कुल वैसा ही एक अहमकाना नारा और रद्द अमल है। जैसे एक और इसी किस्म का गिरोह है जो हर रोज़ रात को सोते हैं, सुबह आम हड़ताल के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। समाज पूरा जमहूरियत का शिकार है, मेहनत कश तबका एक पसपाई की हालत में है, कहीं पे तहरक नहीं है, कोई बड़ी तहरीक मौजूद नहीं है, और ये पता नहीं किस जगह पे आम हड़ताल करवाना चाहते हैं और कैसे हो सकती है। मेरा ख्याल ये तो आज कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम देखें कि हड़तालें कैसे होती हैं और आम हड़ताल कैसे होती है। तो इस तरीके से ये रवायत और आम हड़ताल वाले दोनों जो बुखलाहट के जो रद्द-ए-अमल हैं, इनसे हट के हम ये देखते हैं कि कराची ने जो महरूमियाँ देखी हैं, कराची जो एक रोशनियों का शहर होता था जिसको कचरा कुंडी बना दिया गया, जो तारीकियों में डूब गया, जो दहशत गर्दी में डूब गया, जिस पे कब्ज़ा माफिया का गलबा है, जिसने उन तमाम नदी नालों पे कब्ज़ा करके हाउसिंग सोसाइटियाँ बना दी हैं जहाँ से बरसाती पानी बह के समंदर में जाता था। आज बहुत बड़ा मसला बिजली का है, लोड शेडिंग का है, महंगी बिजली का है।
لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ پینے کے پانی کا ہے کہ لوگوں کو جو 3 کروڑ لوگ ہیں، 2.5 کروڑ ہیں، یا جو بھی یہ ظاہر کرتے ہیں اپنی اس سینسز میں، تو ان لوگوں کو پینے کا پانی مہیا نہیں ہوتا. ان کو ہر روز خریدنا پڑتا ہے اور روز اربوں روپے کا پانی بکتا ہے، اور وہ ایک مافیا ہے جس نے پورے سسٹم کو مفلوج کیا ہوا ہے. اور اس میں پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے لیڈروں کے نام بھی آتے ہیں، جیسے پہلے MQM کے لوگوں کے نام آتے تھے. تو یہ مرتضیٰ آپ کے سامنے یہ چیلنج ہے، اور بڑھتی ہوئی آبادی بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور ٹریفک کے مسائل، جو بے ہنگم ٹریفک ہے، جو جام ٹریفک ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا امتحان شروع ہوا ہے. اگر خوشی کسی نے منانی ہے تو منا لے، لیکن آنے والے وقت میں جو امتحان ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ جو آج کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے سنجیدگی سے کوشش کرنی پڑے گی.